नमस्कार दोस्तों, मैं जयेंद्र बीएच वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, कोरोना से मुक्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम 2019 में बीएचयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए, बीएससी मैथ्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और वैसे तो आपने अभी तक खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश की होगी उन क्वेश्चंस को, और जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार पहले खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद से ये वीडियो देखें। क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब भी इस टाइप का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कोई मॉक पेपर जब आप प्रैक्टिस करें तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जितने क्वेश्चन आते हैं और टाइम जो दिया जाता है वो रेशियो काफ़ी क्रिटिकल होता है। आप समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 मिनट आपके पास होता है। तो अगर टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो क्या होता है कि क्वेश्चन तो बहुत लोग कर ले जाते हैं, हर एक लगभग क्वेश्चन, लेकिन विद इन टाइम नहीं कर पाते हैं और तो उनका आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है, तो उनके रैंक पे असर पड़ता है। तो ये डिस्कशन आपके तैयारी को देखते हुए और तैयारी के लिए आपके बीएचयू एडमिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आप खुद का एनालिसिस कर पाएंगे कि आप अभी कितने पानी में हैं, मतलब आपकी कितनी तैयारी है, अभी आपको और कितनी तैयारी करनी होगी ताकि आपका एडमिशन सुनिश्चित हो सके। खुद का अवलोकन करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप लगता है कि नहीं कि आपकी तैयारी कम है तो टाइम रहते उसे सुधार लीजिए, नहीं तो टाइम निकल जाता है, बाद में फिर कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और तैयारी अगर लगती है कि अच्छी चल रही है तो आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टाइम हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगे, क्योंकि यहाँ पे तो अब टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कंसेप्ट रिवाइज करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ कंसेप्ट होंगे तो वो भी रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास 2019 के बीएससी मैथ्स के फिजिक्स के क्वेश्चन हैं एंट्रेंस पेपर के, तो 50 क्वेश्चन हैं। और अच्छा होगा कि आप भी की तो प्रिंट आउट निकाल लें। और वैसे आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए ही होंगे, आपको याद होगा क्वेश्चन क्या है। वैसे मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा के ही डिस्कस करूंगा, लेकिन अब टाइम थोड़ा बचाने के लिए मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं नोट कर सकता, उससे आपका भी टाइम जाया होगा और हमारा भी। तो और नहीं तो आप किसी और मोबाइल लेके साथ में पैरेलली एक दूसरे स्क्रीन पे पीसी वगैरह में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर और साथ में ये डिस्कशन देखें। तो ये 2019 का पेपर है और सेट 2 पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन बस टाइम बचाने के लिए होते हैं, देखते ही मार देना चाहिए, मतलब विद इन 20 सेकेंड ये सब इसका आंसर हो जाना चाहिए। अगर इतना में नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी सही नहीं है। देखिए सवाल कितना इजी है। आपको 4 लॉजिक गेट्स का डायग्राम दे दिया है। एक देखिए पहला डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है, तीसरा डायग्राम आपका ऐसे है और चौथा डायग्राम आपका ऐसे है।
और आपको ऑप्शन दे दिया है और पूछा है कि इन द बॉक्स सिंबल्स 1 2 3 4 आर लॉजिक गेट्स फॉर और नॉर एंड गेट्स सिंबल्स आर, मीन्स इसमें से कौन सा और गेट है, कौन सा नॉर गेट है और कौन सा एंड गेट है। तो देखिए ये आपका और गेट है पहला, नॉर कौन सा है तो नॉर और नॉट ये आपका नॉर गेट है, एंड कौन सा है तो एंड ये दूसरा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन है 1 3 2। तो बाकी और भी गेट्स होते हैं, 2-3 और भी गेट होते हैं, जैसे कि आपका नॉट होता है, एक नॉट ऐसे होता है, और जॉर होता है, जॉर आपका ऐसे होता है। तो लॉजिक गेट से जो क्वेश्चन है ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं, बस बहुत ईजी होते हैं वो, मतलब हो अगर थोड़ा भी पढ़े रहेंगे तो वो आप सॉल्व कर ले जाते हैं। इसमें कि तो ये क्वेश्चन पूछ लिए या फिर कभी आपको ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि तो कई सारे इसके कई सारे लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन से गेट के इक्विवेलेंट है, तो उसमें आपको ट्रूथ टेबल बना के और चेक कर लेंगे कि किसके ट्रूथ टेबल से मैच कर रहा है, या फिर डायरेक्ट कभी कभी ट्रूथ टेबल से ही पूछ लिया जाता है, ट्रूथ टेबल देख के कि ये कौन सा गेट है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये ट्रांजिस्टर से है, सेमीकंडक्टर से ही, और हर 2-3 साल में तो ये मतलब एक बार आ ही जाता है इससे क्वेश्चन। और इसका क्वेश्चन ऐसा होता है कि सिंपल ही होता है, क्योंकि इसमें कुछ कठिन बनाया ही नहीं जा सकता है। इसमें बस 2-3 सिंपल से कंसेप्ट हैं, बस आपको वो समझने होंगे, 2-3 फार्मूला, वो बस कंसेप्ट जो है बस वही है 2-3, तो बस आपको कंसेप्ट समझना होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि इन ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर i.e. emitter current is 1 milliampere, alpha equal to 0.95, the base current IB is। तो आपसे बेस करंट पूछ लिया गया। आपको गिवन क्या है, एमिटर करंट दिया हुआ है, कितना है 1 मिली एम्पियर, और आपको अल्फा दिया हुआ है। ये एक पैरामीटर होता है ट्रांजिस्टर में जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.95। चलिए, तो और आपसे पूछ लिया गया है बेस करंट क्या होगा। तो ट्रांजिस्टर्स में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बस देखिए क्या होता है कि पहले समझिए कि ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, क्वेश्चन तो ये बस केवल 1 मिनट के अंदर होना है, लेकिन आपको कुछ ट्रांजिस्टर का रिवाइज करा देता हूँ, इसी बहाने आप एक बार फिर से सब रिकॉल कर लेंगे। तो देखिए ये आपका बेस होता है, ये कलेक्टर मान लीजिए, ये एमिटर, ठीक है, बेस कलेक्टर एमिटर। अगर जब करंट अगर बेस एमिटर से बेस की तरफ जाए तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और जब करंट बेस से एमिटर की तरफ जाए तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। सिंपल थ्योरी है जिससे कि डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन तो ये भी पूछ लिया गया है कि
हाईली डोप्ड कौन होता है इसमें, बेस की, कलेक्टर की, एमिटर, कौन लाइटली डोप्ड होता है, कौन मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो बेस जो होता है ये लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है, वेरी लाइटली। और जो एमिटर होता है वो बहुत ही हाईली डोप्ड होता है, और कलेक्टर हमेशा मॉडरेटली डोप्ड होता है, ठीक है। तो जो भी एमिटर से करंट होता है ये आता है तो कलेक्टर और बेस में जाता है, या फिर एनपीएन में बेस और कलेक्टर का करंट आके एमिटर में जाता है। तो एक तो आपको ये समझना है, ये हमेशा याद रखना है कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। फिगर देख के ही आप समझ जा रहे होंगे किरचॉफ लॉ जो कहता है कि किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ करंट 0 होना चाहिए। तो जितना करंट मीन्स आना चाहिए किसी जंक्शन पे उतना ही निकलना चाहिए। तो सीधे आपको यहाँ से पता चल जा रहा है कि ये क्यों है। एक चीज़ ये आपको याद रखना होगा, और दो पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइंड किए जाते हैं, एक अल्फा और एक बीटा ट्रांजिस्टर में। अल्फा क्या होता है, तो अल्फा होता है IC अपॉन IE, और बीटा क्या होता है, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, ठीक है। तो बस इसी दो चीज पे आपको जितना भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके ट्रांजिस्टर के सभी आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब आपसे जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि कभी डायरेक्ट क्वेश्चन के अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है, तो वो तो वैसे याद ही रहता है, नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हैं अगर ये दोनों बातें आपको अगर पता है तो। जैसे कि आइए डिराइव भी कर लेते हैं कि अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है। क्या करिए आप IC को इधर भी डिवाइड करिए इधर भी, तो क्या हो जाएगा IE IC से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, हो जाएगा IE अपॉन IC इक्वल टू IB अपॉन IC इक्वल टू +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चल जा रहा है कि ये जो है अल्फा का इन्वर्स है, ठीक है। तो ये 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, ये क्या है 1 अपॉन बीटा के बराबर है, और ये 1। तो कभी कभी इसी पे आ जाता है कि बीटा इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होता है, या फिर अल्फा इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ बीटा क्या होता है। डिराइव कर लीजिए कि बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे अल्फा निकालना है तो बीटा ये हो जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा अल्फा इक्वल टू, और बीटा इक्वल टू निकालना है तो इसको इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और इस क्वेश्चन में बस आपको क्या करना है, IB निकालना है। तो देखिए आपको निकालना है IB, ठीक है। तो ये दो चीज तो आपको पता है कि अल्फा इक्वल टू क्या है IC अपॉन IE, और बीटा इक्वल टू क्या है IC अपॉन IB। तो यहाँ पे तो हमको अल्फा पता है, तो यानी कि हमारा बीटा भी आ जाएगा, ठीक है। और IE आपका गिवन ही है, ठीक है। निकालना है IB, और ये IC हमें नहीं पता है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम एक नया इक्वेशन बना देते हैं जिसमें कि IC को एलिमिनेट कर देते हैं। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा अल्फा बाई बीटा इक्वल टू IB अपॉन IE हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बाई बीटा कितना होगा, तो अल्फा आपका कितना दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ 0.95,
और बीटा कितना है, तो बीटा आप इससे निकाल लीजिए, अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95 0.05 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 19 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। और आई को उधर से इधर लेते आइए, तो आई बी इक्वल टू आ गया, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए 0.05 इंटू आई कितना है, आई है 1 मिली एम्पियर, ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.05 मिली एम्पियर। देखिए कैलकुलेशन बस आपको इतना चीज याद रखना है, कैलकुलेशन देखिए कितना कम है, इसका सॉल्यूशन बस इतना ही था, ठीक है। चलिए उसे भी इंक्लूड कर लीजिए, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप कंसेप्ट को अगर आपको याद है तो आप तुरंत इतना लिखने में आप विद इन 1 मिनट ये सब क्वेश्चन हो ही जाते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए बीएचयू एंट्रेंस में तो हर साल ये मतलब होता ही है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसा पता नहीं क्यों ये कुछ ऐसा 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं जो कि आपको टेक्स्ट बुक में तो मिलेगा ही नहीं, 11th-12th के टेक्स्ट बुक में, तो उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है आप बाकी के जो 46-47 क्वेश्चन है उसे आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। वैसे अब आगे है तो ये ज़्यादा कठिन नहीं होता है। देखिए बस दिक्कत क्या है कि ये कभी ऐसी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। और वैसे बीएचयू के एंट्रेंस में इस तरह की चीज़ें कई बार तो रिपीट कर करके क्वेश्चन आ जाती हैं, तो इसलिए इन सब क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं सकते आपकी, तो इसे याद ही कर जाए तभी भी सही है कि कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन दोबारा पूछ ली जाती हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, दो ही तीन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एक साल में, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ए रडार सेंडिंग पल्सेस ऑफ 1 माइक्रोसेकेंड ड्यूरेशन एट इंटरवल्स ऑफ 100 माइक्रोसेकेंड हैज रेंज, उसका रेंज पूछ दिया है, ठीक है। ए रडार सेंडिंग पल्सेस ऑफ 1 माइक्रोसेकेंड ड्यूरेशन एट इंटरवल्स ऑफ 100 माइक्रोसेकेंड हैज रेंज, तो कह रहा है कि कोई रडार है, ठीक है, ये 1-1 माइक्रोसेकेंड ड्यूरेशन का पल्स भेज रहा है, ठीक है, चारों तरफ पल्स भेज रहा है, और कितने कितने देर के बाद 100 माइक्रो सेकेंड के इंटरवल पे पल्सेस भेज रहा है, ठीक है। और एक एक कितने ड्यूरेशन का 1 माइक्रो सेकेंड ड्यूरेशन का, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या बताएं आपको, अब रडार का फंक्शन अब समझिए, ये चीज़ आपको 11th-12th में नहीं बताई जाती है। चलिए आपको ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये आगे जब बीएससी आप करेंगे तब ये पढ़ाया जाता है। चलिए तो देखिए रडार क्या होता है कि रडार होता है क्या, रडार आप जानते ही होंगे कि रडार क्या होता है कि जैसे कि वो कुछ मतलब जहाँ पे सेटअप होता है वो ऐसे फंक्शन करता है कि कुछ एरिया के लिए वो फंक्शन करता है, उस एरिया में अगर कोई भी चीज़ आता है तो वो उसे डिटेक्ट कर लेता है कि इस एरिया में कोई चीज़ आया है, ठीक है। तो अब कितना रेंज तक के एरिया में ये पता कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, वही पूछ रहा है कि इससे कितना डिस्टेंस तक के एरिया में कोई चीज़ आएगा तो ये पता कर लेगा। तो देखिए एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म है कि ये पल्सेस छोड़ रहा है, अगर हाँ कुछ दूर तक का है, मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्स्टिकल जा रहा है तो ये जो पल्स छोड़ा है वो दोबारा वहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके पास आएगा और ये डिटेक्ट कर लेगा। कुछ और दूर होगा तो वो भी ये भेजेगा और वहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके आएगा और ये डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन रेंज कहाँ तक का होगा, पल्स कहीं से भी जाके रिफ्लेक्ट होके आ सकते हैं, लेकिन रेंज कितना होगा, तो देखिए ये हम
एक कोई पल्स छोड़े और दूसरा पल्स छोड़ने से पहले अगर पहला वाला जितना एरिया में से आ सकता है वही हमारा रेंज हो जाता है। क्योंकि बाद का जो होगा वो जर्नी की जो पहला वाला गया है और जो पांच पल्स पहले वाला जो था वो आया है। हाँ, लेकिन कुछ एरिया है जिसका हम लोग बता सकते हैं कि इसके अगर ये पल्स अभी आया है यानी कि ये मतलब इस इतना एरिया के अंदर होगा। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो सी वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है। और समझिए कि दूसरा पल्स जाने से पहले ही ये डिटेक्ट हो जा रहा है, तो हम ये पता कर मतलब ये पल्स जाके और लौट आ रहा है, यानी कि हम पता कर सकते हैं कि वो चीज़ जिससे ये रिफ्लेक्ट होकर आया है वो कितने डिस्टेंस के अंदर होगा। तो हमें सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए ये दूसरा पल्स निकलने से पहले इसको कितना टाइम मिल रहा है, 99 माइक्रोसेकंड का टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो 99 माइक्रोसेकंड में ये कितना दूर जाके आ सकता है, बस आपको यही निकालना है। बस इतना सा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कई बच्चे तो बस देखेंगे कि रडार तो पढ़े ही नहीं, छोड़ आएंगे। तो बस इतना ही आपको समझना था कि उस इंटरवल में ये कितना दूर जाके आ सकता है। तो आप निकाल सकते हैं कि सी वेलोसिटी से जा रहे हैं, सी कितना है यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप कई बच्चे तो ये भी यहाँ से भी छोड़ देंगे कि इसका तो स्पीड ही नहीं दिया हुआ है, तो वो जो पल्स छोड़ा जा रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, उसका स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लाइट की स्पीड के बराबर वैक्यूम में जो होता है, एयर में जो होता है। तो ये तो सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, चाल दूरी समय का, कि इतना स्पीड से कोई भी चीज़ इतना देर में कितना दूर जाके आ सकता है। तो ये बताइए कि आपको इतना टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये मान लीजिए t है, ठीक है। तो यानी कि t/2 टाइम में जितना आगे तक जा सकता है, आने में भी t/2 टाइम लगेगा, यानी कि रेंज कितना हो जाएगा, t/2 टाइम में जितना दूर जा सकता है। और कितना की स्पीड से जा रहे हैं, तो c से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है c और टाइम कितना मिल रहा है, यानी कि लिए t/2, ठीक है। और t टाइम में ही लौट के आ जाना, यानी कि t/2 टाइम तक ही आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो बस आपसे यही पूछ लिया है, यही आपका रेंज है, ठीक है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर फार्मूला आपको रटना है तो CT/2 ये फार्मूला रटिए, या फिर ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो फिर कभी भी आप फार्मूला तो खुद ही से बना लेंगे, ठीक है। तो आंसर निकालते हैं। C कितना है, C मतलब स्पीड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पल्स 3 × 10⁸, और T कितना है, दूसरे पल्स निकलने से पहले आपको टाइम जितना मिल रहा है, तो वो 99, एक तरह से समझिए कि करीब 100 ही माइक्रोसेकंड ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो काफ़ी मतलब पास के नहीं है, तो इतना अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 माइक्रोसेकंड यानी 10⁻⁻⁶। ये आप यूनिट का खासा ध्यान रखिए, क्योंकि यूनिट में आप गड़बड़ी कर देते हैं तो आपका बस न्यूमेरिकल तो सही आता है, साथ में 10 पावर कुछ वो वेरी कर जाता है, फिर आप सोचते हैं कि हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है कोई, और फिर दोबारा उसको सॉल्व करते हैं, या फिर मिल भी जाता है तो वो यानी कि आपका कोई इनकरेक्ट ऑप्शन है वो मिलता है, तो आपका जहाँ क्वेश्चन नंबर आ सकता था वहाँ उल्टा आपका माइनस भी हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक न करें। और अपॉन 2, ये देखिए यहाँ पे 100 माइक्रोसेकंड अपॉन 2, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये और ये मिलके हो गया 10⁻², यानी 3 × 10⁻⁴ अपॉन 2, यानी करीब हो गया 15 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट में आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर नहीं है, 15 मीटर नहीं, 15 किलोमीटर, हाँ थर्ड ऑप्शन सही है। ये कितना है, 15 किलोमीटर के ही बराबर है ना, 15 × 10⁻³ मीटर। तो यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन सही है।
इन 2-3 क्वेश्चन जो मैं बता दूंगा, हर साल 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के आ ही जाते हैं, जो ऐसे ही दे दिए जाते हैं। उस 2 दिन से कोई हालांकि असर नहीं पड़ता है। आप अगर अच्छे से तैयारी किए हैं तो ये नहीं भी तैयार कर पाए तो रैंक फिर भी अच्छा आप टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जो है ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि कई बच्चे तो पहले ही गिव अप कर देते हैं कि बहुत कैलकुलेशन होगा इसमें, कई सारे पता नहीं हम जो फार्मूला लगा रहे हैं वो सही हो पाएगा कि नहीं। तो फिजिक्स को अगर आप फिजिक्स की तरह पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि इसमें तो बस इतने कंसेप्ट लगने हैं और बस ऐसे लगाने हैं और ये सॉल्व हो जाने हैं। फार्मूला ऐसे और चीज़ें रट के अगर आप करेंगे तो उतने कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है और आप ट्राई करने से भी डरते हैं, और ट्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए क्वेश्चन जो है कि पूछ दिया कि समझिए कि एक जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकलता है, मान लीजिए कोई हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, और इसका जो ये अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही रहे, डिपेंड करता है कि उसके पास कितना एनर्जी है, कितना मिल रहा है, कितना वो खो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में आता है, बाहर का ऑर्बिट मीन्स हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिट और अंदर का ऑर्बिट मीन्स कंपैरेटिवली स्मॉलर एनर्जी लेवल ऑर्बिट, ठीक है। तो हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट से जब लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिट में आता है तो क्या होता है कि उसका एनर्जी लेवल चेंज होता है, और जितना एनर्जी लेवल चेंज होता है उस इलेक्ट्रॉन का उतना ही एनर्जी का वो एक फोटोन एमिट कर देता है, और वही उस एमिशन से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वही होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और उसमें अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम निकलते हैं जिसको हम लोग कैटेगराइज कर दें, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट, फुंड, पास्चन। तो देखिए लाइमन सीरीज, बामर सीरीज क्या होता है आपको पता होगा कि किसी भी ऑर्बिट से जब वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में आता है, ये फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट वाला ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड हाइड्रोजन की केस में, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, 4 से अगर 1 में आए, या फिर 3 से 1 में आए, या फिर 2 से 1 में आए, या फिर 5th से 1 में आ जाए, 6th से 1 में आए, तो बाहर से अंदर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है कि जब ये अंदर आएगा एक क्या करेगा कि एक फोटोन एमिट कर देगा, ठीक है। तो इस समय जो फर्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए जो फोटोन एमिट करेगा उस एमिशन से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा उसको कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। और बामर सीरीज क्या होता है जब सेकेंड में आता है किसी बाहर के ऑर्बिट से, ठीक है। तो ये बामर सीरीज का हो गया। थर्ड में जब आता है बाहर से तो वो पास्चन होता है, ऐसे ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें बताना है रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज। तो हमें
फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है कौन से वाले का, जो लॉन्ग वेवलेंथ है लाइमन और बामर में। तो लॉन्ग वेवलेंथ यानी कि स्मॉल एनर्जी, आपको पता है कि E इक्वल टू जो होता है किसी भी क्या कहते हैं किसी भी फोटोन का, तो Sc अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। जितना ही कम वेवलेंथ होगा उतना ही उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम एनर्जी। तो यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, यानी कि जिसमें कम एनर्जी हो। तो लाइमन सीरीज में कम एनर्जी किसमें होगा, जो सेकंड से फर्स्ट में आएगा। उससे ज्यादा एनर्जी इस वाले का होगा, उससे ज्यादा एनर्जी इसका होगा, और जैसे जैसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होते जाएगा। तो यहाँ हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेशियो बताना है। यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते रहे लाइमन से, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी और इसके सबसे शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो लिमिट है बामर का, तो ये है। इससे लंबा नहीं हो सकता क्योंकि इससे बामर सीरीज में इससे छोटा कोई एनर्जी लेवल का फोटोन नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आपका म्यू बी है, इसका मान लीजिए लैम्डा एल है, ये लैम्डा बी है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, इसी जो लंबे लंबे जो वेवलेंथ है लाइमन और बामर के सीरीज के, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसी का रेशियो बताना है, ठीक है। यानी हमें बताना है म्यू एल अपॉन म्यू बी, ठीक है। तो ये तो हुआ समझने वाली बात, ये आप तुरंत समझ जाते हैं, समझाने में टाइम लगा, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन 1 मिनट के अंदर, या फिर ऐसे क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन जब 20 सेकंड में हो जा रहे हैं तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको 1.5 मिनट भी ले ले, तो ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में हो ही जाता है, ठीक है। तो हाँ, अब ये रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फार्मूला, तो ये पढ़े होंगे। चलिए फार्मूला से, या फिर आप हाँ इतना तो थोड़ा याद भी रख सकते हैं। चलिए तो एक आप ये पढ़े होंगे। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है तो Z², इसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है। ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट होता है 1/n2² माइनस 1/n1², ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है, यानी कि इस फार्मूले में लाइमन वाले में ये 2² और यहाँ नहीं सॉरी अंदर 1² 2², ठीक है। ये 1 2 क्यों ऐसे कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आप समझते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। वो बस अंदर बाहर वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ रहा है कि अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। और कभी वेवलेंथ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और बामर वाले केस में क्या कर देंगे, लैम्डा बी आर 1/n2² माइनस 1/n2। तो कौन से वाले वेवलेंथ, इस वाले ट्रांजिशन को कंसीडर करेंगे, मींस थर्ड से सेकंड में ना, तो 1/2² माइनस 1/3², ठीक है। आपको पता है कि म्यू लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो वो इसका स्पीड क्या होगा, वो तो c के बराबर होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर 1/λ क्या होगा, म्यू अपॉन c के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एल अपॉन सी, और इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू बी अपॉन सी, ठीक है।
तो दो इक्वेशन है, यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा। कर लीजिए डिवाइड इसको, इसमें सी सी कट जाएगा, म्यू एल अपॉन म्यू बी इक्वल टू आ जाएगा आर आर कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4, और ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5 9 4 से 36। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा 9 3 जा 27/5। तो देख लीजिए ऑप्शन आपको दिया है 27:5, 5:27, 4:1, 1:4। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, 27:5। ठीक है, तो इतना आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं, 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और इससे ज़्यादा लग रहा है तो समझिए कि आपकी तैयारी, आपको आपके कंसेप्ट सही से आपको याद नहीं है। आइए देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स, बोथ ऑफ दिस हैव सेम। ऑप्शन है टाइम पीरियड, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, दोनों के जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है, बराबर है। ठीक है, लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा अल्फा, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर सेम है तो और भी क्या सेम होगा, टाइम पीरियड, एनर्जी, या फिर फ्रीक्वेंसी, या फिर मोमेंटम। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमें मैटर वेव याद आता है कि कोई भी पार्टिकल जब चलता है, कोई भी पार्टिकल, दुनिया का कोई भी बॉडी जब वो मोशन में होता है तो वो एक मैटर वेव क्रिएट करते हैं, उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होता है जिसको कि हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, और वो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है उस पार्टिकल का, वो होता है h/p के बराबर। p जो है उस पार्टिकल का मोमेंटम है, h एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ये कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो लैम्डा सेम है, यानी कि दोनों का लैम्डा सेम है, तो यहाँ से सीधे हम पा सकते हैं कि मोमेंटम भी दोनों का सेम ही होगा। नहीं, जैसे लैम्डा पी इक्वल टू h/pp होगा, लैम्डा अल्फा इक्वल टू क्या होगा, h/अल्फा पार्टिकल का जो मोमेंटम है। ठीक है, और ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी आपस में सेम होंगे, यानी h/ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू h/मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। h कट गया, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस ये फार्मूला आपको याद है, लैम्डा इक्वल टू h/p, तो उससे आप क्लियरली बोल सकते थे कि जो दोनों का मोमेंटम होगा वो h/लैम्डा, और लैम्डा दोनों के लिए सेम ही है तो h/लैम्डा भी दोनों के लिए सेम होगा, यानी मोमेंटम दोनों का सेम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बस पढ़ते पढ़ते 20 सेकंड के अंदर बबल लगा के कंप्लीट हो जाते हैं। 6th क्वेश्चन है, हु डिटरमाइंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने इलेक्ट्रॉन के आवेश मापन द्वारा परोक्ष रूप से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहाँ पूछा है डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो कई बच्चे तो पहले यही यहाँ पे तो डायरेक्ट इसलिए
थॉमसन सही कर, ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टीन, थॉमसन, मिलिकन। तो बहुत सारे बच्चे तो थॉमसन मारते थे इसमें, क्योंकि उन्हें याद आता है कि हाँ थॉमसन ने उसका खोज किया होगा, तो उसका बाकी काम भी वही कर लिए होंगे, किए थे। चार्ज भी उन्होंने निकाला था, निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उतना एक्यूरेटली नहीं निकाल पाए थे। वो जैसे निकाले थे तो 1 × 10⁻⁹ कूलम निकाले थे, उतना एक्यूरेट नहीं था, काफ़ी मीन्स होता है 1.6, तो मतलब काफ़ी एरर था। सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट चार्ज जो है वो मिलिकन ने निकाला था। और फिर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी किए थे, के थ्रू हमें E/m का रेशियो पता था, ठीक है। तो ये पता, इसका वैल्यू हमें पता था, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल दिए मिलिकन ने एक्यूरेट। तो फिर हमें मास भी, फिर जाकर इलेक्ट्रॉन का मास पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करके इनडायरेक्टली मास भी कैलकुलेट कर लिया था इलेक्ट्रॉन का। If a glass rod is immersed, 7th question. If a glass rod is immersed in a liquid of the same refractive index, it will. कोई ग्लास रॉड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में अगर डुबोते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन है लुक बेंट, सेकेंड ऑप्शन लुक लार्जर, या फिर लुक शॉर्टर, या फिर डिसअपियर। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, आप समझ ही रहे होंगे क्या होगा। कि समझ लीजिए इसमें पानी है, ठीक है, और उसमें कोई लिक्विड है, और उसमें ग्लास रॉड डाल दिए, ठीक है। तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो पहली बात तो हमें कोई चीज दिखाई क्यों देता है और कैसे देता है? तो कैसे देता है, तो जब कोई भी बॉडी है उस पे से जब लाइट हमारे आंखों में पड़ता है तो फिर उसका इमेज हमारे रेटिना पे बनता है, और फिर हम समझ पाते हैं कि वो, या फिर वो हम देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई लाइट यहाँ जाएगा, इसमें पड़ेगा, तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक आ ही नहीं पाएगा। वो क्या होगा कि वो उसको पार कर देगा बिना थोड़ा भी चेंज किए, और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है, ठीक है, लिक्विड और इसका, तो वहाँ कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं और हमें वो दिखाई नहीं देगा। मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिसअपियर हो जाना, ठीक है। हमें ग्लास रॉड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डिसअपियर। तो 8वां क्वेश्चन क्या है? वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज, कुहरे के आर पार नहीं देखा जा सकता है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है फॉग एब्जॉर्ब्स लाइट स्ट्रांगली, सेकेंड ऑप्शन light is scattered strongly by droplets in the fog, third option light suffers total internal reflection at the droplets in the fog, और चौथा ऑप्शन है the refractive index of the fog is infinity। चौथा ऑप्शन तो निहायत ही बकवास है। हाँ, फैक्ट आप देखिए कि ये पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट इज स्कैटर्ड स्ट्रांगली बाय द ड्रॉपलेट्स इन द फॉग। इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो आसमान में जैसे आप बादल देखते हैं, तो बादल क्या होता है, पूरा वाइट दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, ब्लैक भी दिखाई देते हैं कुछ, तो ब्लैक ग्रे दिखाई देते, तो वो स्मोक पार्टिकल्स के कारण होता है। बाकी जो बादल है
वाटर वेपर से बना होता है, जैसे कि आपका फॉग भी वाटर ड्रॉपलेट से ही बना होता है, ठीक है। तो दोनों जगह सेम चीज़ है। तो वो हमें वाइट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी सन की जो किरणें आ रही है, खासकर जो विजुअल स्पेक्ट्रम वाली, वो सबकी सब स्कैटर हो जाती हैं, और नहीं स्कैटर होती तो हमें तो बादल ही नहीं दिखाई देता, और उसका शैडो पड़ता हमारे ऊपर। तो वो वाइट इसलिए दिखाई दे रहा है कि वहाँ सभी लाइट स्कैटर होकर रेड, वायलेट, ग्रीन और सब मिला के उसको वाइट बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो वाइट दिखाई देता है। और फैक्ट की बात कि वो बहुत स्ट्रांगली वो क्या करता है कि स्कैटर करता है, और वही चीज़ फॉग के साथ भी होता है। ये इतना स्कैटर कर देता है कि लाइट बीच में ही पूरा ख़त्म हो जाता है, वो फिर पार नहीं जा पाता, और फिर हमें उसके आर पार नहीं दिखाई दे पाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लाइट इज स्कैटर्ड स्ट्रांगली बाय ड्रॉपलेट्स इन द फॉग, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉ ऑफ ऑप्शन 1 ओनली इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन 2 ओनली मैग्नेटिज्म, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्शन 4 मैकेनिक्स ओनली। तो पढ़ के ये तो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बस 20 सेकेंड बबल भर के बस 20 सेकेंड के अंदर कंप्लीट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो आपको मैक्सवेल इक्वेशन अगर आप याद करें तो क्या है, वहाँ पे 4 इक्वेशन होती है। एक तो गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा, तो वो क्या है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक होता है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ई बी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, या मैग्नेटिक चार्ज की बात हो रही है, क्यू एम मीन्स मैग्नेटिक चार्ज जो अंदर बाउंड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वो जो होता है ये हमेशा जीरो होता है, और इसका वैल्यू हमेशा इसलिए जीरो होता है क्योंकि वो अलग अलग पोल्स सेपरेट नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमेशा जीरो होता है। और एक इक्वेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ कि ई डॉट डी एल इक्वल टू जो बी डॉट डी एल जो है वो किसके बराबर होते हैं, डी एल, ठीक है। कोई भी लूप है उसके थ्रू कितना करंट उस लूप के सरफेस से बाहर आ रहा है चाहे अंदर जा रहा है, वो, ठीक है, म्यू नॉट आई, ठीक है। या आई मतलब कितना करंट अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है। और एक जो फोर्थ इक्वेशन था ई डॉट डी एल, तो उसी में थोड़ा सा इन्होंने क्या किया था कि मैक्सवेल ने कुछ मॉडिफिकेशन किया था, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, 10th क्वेश्चन है, आउट ऑफ द माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स एंड अल्ट्रावायलेट वेव्स द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज दैट ऑफ। तो मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, खासकर जो फिजिक्स को एक्सपेरिमेंट वगैरह ध्यान देते हैं, फिजिक्स को समझते हैं, उनको तो ये भुलाए नहीं भूल सकता कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वो तो सबसे पहले मारेंगे कि रेडियो वेव्स ही होगा, क्योंकि रेडियो वेव अगर आप जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों रेडियो वेव्स, मतलब जो रेडियो है उसमें हम जो स्पेक्ट्रम यूज करते हैं वो मतलब क्यों लंबे वेवलेंथ का होता है, ठीक है। वो वहाँ पे वेवलेंथ लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। बाकी याद रखने के लिए जिनको नहीं याद है
उनके लिए मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ। एक बहुत पहले पढ़ा था, शायद आपको भी याद हो जाए। राम, चलिए आइए हिंदी में। राम इधर वन उधर जंगल गए क्या। बस एक सिंपल सा सेंटेंस इसको याद कर लीजिए और आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितना हम लोग को पढ़ना है उसमें आपको ऑर्डर याद हो जाएगा कि किधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, किसका एनर्जी कम होता है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आर है, तो ये रेडियो वेव्स। ठीक है, एम है माइक्रोवेव्स। ठीक है, इधर ये इंफ्रारेड, ठीक है। वन वी आया, वी से विजिबल, जो विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है। उधर यू यानी अल्ट्रा वायलेट जो स्पेक्ट्रम है। जंगल, ठीक है, जंगल ये एक्सरेज। ठीक है, ग यानी जी गामा। क्या, ठीक है, क यानी कि कॉस्मिक। के है यहाँ से ये, चलिए आपको याद हो जाएगा, दोनों जगह का है। ठीक है, कॉस्मिक। तो जब हम बस इतना अगर आप लिख ले रहे हैं तो फिर आपको याद हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस याद कर लिए तो उससे आपको ये लिखना आ जाएगा। ये लिख लिए और बस इतना याद कर लिए। बस कहीं से भी आप हिंट ले लीजिए कि गामा रेज जो एक्स रेज होते हैं ये हायर एनर्जी वाले होते हैं। हायर एनर्जी यानी कि ज़्यादा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इनका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, इसलिए तो एक्सरे वगैरह से ही वो कराते हैं। गामा तो और ज़्यादा एनर्जी का होता है। तो यानी कि आगे जाने पे आपका इधर वाले जो है वो ज़्यादा एनर्जी के हैं। ठीक है, इधर जाने पे आपका इधर कम एनर्जी, उधर ज़्यादा एनर्जी। उधर के साइड जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। एनर्जी इंक्रीज करेगा या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, यानी कि लैम्डा आपका डिक्रीज करेगा। इधर आएंगे तो इधर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, उधर का वेवलेंथ कम होता है। तो क्वेश्चन था कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका होता है। तो उधर जाने पे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इधर का फ्रीक्वेंसी कम है, तो यानी सबसे कम किसका है, तो रेडियो का। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन है कि एट रेजोनेंस इन ए LCR सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी इज। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ के तुरंत मारिए। ठीक है, तो हाँ, रेजोनेंस आपको क्या होता है, चलिए कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है LCR सर्किट में। कि अलग अलग जब हम फ्रीक्वेंसी उसमें जब करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से करंट भेजते हैं उसमें, AC करंट LCR सर्किट में, तो क्या होता है कि उसका जो इम्पीडेंस है घटता बढ़ता है। उसके घटने बढ़ने से आपका जो RMS करंट है वो भी, करंट जो है सर्किट में वो भी घटता बढ़ता है। तो रेजोनेंस हम कंडीशन तब कहते हैं
जब आपका जो करंट जो है मैक्सिमम जा सके, ठीक है। मैक्सिमम जाने का मतलब आपका इम्पीडेंस कम हो, ठीक है। करंट इक्वल टू क्या, आरएमएस वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस इक्वल टू हो जाता है जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू ऐसा कुछ हम लोग जब सेट करते हैं कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो उस समय आपका जेड मिनिमम होता है। जेड जब मिनिमम होता है तो करंट हाई होता है, ठीक है। और उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस, ठीक है। वैसे सर्किट को कहते हैं रेजोनेटिंग सर्किट। तो और ये जब 0 हो गया यानी ओमेगा सी इक्वल टू 1/ओमेगा एल, ठीक है। ये यानी कि अगर फेजर डायग्राम समझे कि इधर आर, ये 1/ओमेगा सी 1/ओमेगा एल, ठीक है, ये इसके बराबर है तो ये कैंसिल कर जाता है जेड आपका। वो जो ऐसे अगर ये ज़्यादा होता है तो फाई इतना होता है, ठीक है। ऐसे ये जो होता है ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल, ठीक है। तो ये 0 है यानी कि ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो उस समय आपका V और I के बीच में जो मतलब जो फाई है, ठीक है, फेज डिफरेंस जो है वो 0 हो जाता है। तो या तो डायरेक्ट